हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से जो है वो उसका बैकग्राउंड भी शेयर करूँगी कॉन्सेप्ट के हवाले से कि हम क्या आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो बनाए हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक। वो मैं बस अभी शेयर कर दूँ। चलें जी। चलिए जी, जब तक हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाता है तब तक हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले कि भाई जो इकोनॉमिक्स है, ये सब्जेक्ट जो है वो किस वजह से एक तरीके से जो है वो इसका बना, क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने बात करी कि भाई एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि हर कोई फेस करता है हर डिसीजन मेकिंग के अंदर, और वो है स्कार्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज का। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या करती है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हमने, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमने अपने इन रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है, रैशनली यूटिलाइज़ करना है, ताकि हम उन रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि भाई क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें चॉइस बनानी पड़ती है, और जब भी हम कोई रिसोर्स को यूज़ करने के बारे में सोचते हैं तो हमें दिखता है कि भाई इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अगर हम अपने रिसोर्स को किसी एक जगह पे लगाते हैं तो दूसरा ऑल्टरनेट, जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट था, जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होता है, वो हमारे उस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। देन हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करी कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस और आर्ट्स दोनों में फॉल करता है। साइंस में इस वजह से फॉल करता है क्योंकि इसकी मेथडोलॉजी बिल्कुल साइंस जैसी है। जैसे साइंस में हम ऑब्जर्वेशन करने के बाद कोई एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कोई थ्योरी प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही होती है। इकोनॉमिक्स बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करती है। इकोनॉमिक्स में भी यही होता है कि हम जो है वो क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बता रहे होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन के लिहाज से ये बिल्कुल आर्ट्स जैसी है कि हम इसमें जस्ट थ्योरी को पढ़ते नहीं हैं, हम उन थ्योरीज़ को अपनी इकोनॉमी में अप्लाई भी करते हैं। फिर हमने बात करी कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। पॉजिटिव इन अ सेंस कि हम इसमें फैक्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या जो है वो सिचुएशंस इकोनॉमी में इस वक्त चल रही हैं, और साथ ही साथ हम उन सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस भी देते हैं। ठीक है ना, यानी हम अपने ओपिनियन भी दे रहे होते हैं, जो कि नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स का। फिर हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करी कि इकोनॉमिक्स में दो मेन ब्रांचेस आ जाती हैं। दो मेन ब्रांचेस में हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में हम स्मॉल लेवल पे एनालिसिस करते हैं, जबकि मैक्रो में हम एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे होते हैं। फिर हमने बात करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से कि भाई हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इनमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आ जाता है, और हमने एज पर इकोनॉमिक्स इनकी डेफिनेशन समझी थी कि इकोनॉमिस्ट के लिहाज से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है। देन हमने डिफरेंस पढ़ा इकोनॉमिक और फ्री रिसोर्सेज को, और लास्टली हमने अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट पे थोड़ी सी बात करी थी। तो ये हमारा कल की क्लास का जो है वो कॉन्सेप्ट था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और सेकंड क्लास के अंदर जो हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना,
वो है भाई आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप में से कितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऐसे हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को जो पढ़ चुके हैं, और बल्कि ये पूछने से बेहतर ये बात पूछना रहेगी कि आप में से कौन ऐसा है जो कि जिसने लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है। तो क्योंकि ये काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से मुझे ये पूछने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेकर चलूँ। तो क्या इस वक्त मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन इस वक्त अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, काइंडली मुझे बताइएगा, क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई से पहले नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा सज्जाद ने, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए जी, बेसिकली इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आप अवेलेबल होती है, तो एक दफ़ा उसको दोबारा से जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। मुझे बेसिक्स इनफ हैं, ठीक है, बस बेसिक्स भी हैं तो मतलब एक ये बात है कि चलो ठीक है, कुछ पता तो है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हमें दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बताता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि भाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी जो डिमांड है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। और ये एक्सप्लेन करते हुए हम एक अजम्पशन लेते हैं सेटरिस पैरेबस की, आप लोगों ने सुना होगा। सेटरिस पैरेबस का क्या मतलब है? ये एक अजम्पशन है जो ये लॉ लेता है कि भाई जब आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि ये दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब भी प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो आपने इन्वर्स रिलेशन एक्सप्लेन करा है, ये इस अजम्पशन के साथ एक्सप्लेन करा है कि अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाला फैक्टर सिर्फ प्राइस नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी इनकम चेंज हो गई, या जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके सब्सिट्यूट की प्राइस चेंज हो गई, या जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज हो गई, जैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्विकली, तो भी हमारी डिमांड पे इफेक्ट आएगा। और सम टाइम क्या होता है कि किसी अदर वेरिएबल के चेंज होने की वजह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन जो है वो वैसा नहीं रहता जैसे हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स के अंदर हम एट अ टाइम सिर्फ एक वेरिएबल चेंज करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब आप प्राइस का रिलेशन क्वांटिटी डिमांड पे देखोगे तो बाकी किसी फैक्टर को चेंज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट कहता है कि भाई प्राइस बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले के मुकाबले में एक्सपेंसिव हो गई हैं, लेकिन पहले मैं उनकी डिमांड नहीं कर पाता था, अब डिमांड कर पाता हूँ। रीज़न? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। तो आपने क्या किया? आपने प्राइस के साथ साथ इनकम को भी चेंज कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशन इन्वर्स नहीं रहा। इसी वजह से हम प्राइस का जब क्वांटिटी डिमांड पर रिलेशन देखते हैं तो हम एक अजम्पशन लेते हैं सेटरिस पैरेबस की। दूसरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है वो पॉइंट्स क्विकली बताकर एमसीक्यूज़ पे आना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि भाई हम एमसीक्यूज़ जो है वो कवर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से शेयर भी करी थी अपनी बुक का वो पार्ट जो कल हमने डिस्कस किया था, ताकि आप लोग साथ साथ उसको भी रीड करते जाओ तो आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं। तो देखिए भाई, मैं आपको अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। हमने कहा कि डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। एक टर्म होती है क्वांटिटी डिमांड, जबकि दूसरी टर्म होती है डिमांड। कोई आप में से स्टूडेंट मुझे बता सकता है जल्दी से कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? कौन सा वेरिएबल चेंज होने की वजह से हम बोलते हैं कि क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई है,
और कौन से फैक्टर चेंज होने की वजह से हम बोलते हैं कि डिमांड में चेंज आया है। वैसे जनरली हमें लगता है कि भाई दोनों एक ही तो बात है, क्वांटिटी डिमांड बोलें या डिमांड बोलें, लेकिन नहीं भाई, एक बात नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर इन दोनों टर्म्स के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उस कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हुई, क्या चेंज हुई, उस कमोडिटी की अपनी प्राइस, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल टी की प्राइस चेंज होने की वजह से जो टी की डिमांड पे इफेक्ट आएगा उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है। जबकि अगर टी की डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, नॉन प्राइस फैक्टर्स में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा टेस्ट चेंज हो गया, अब जो है वो हमें चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, हमने बोला यार बस अब दिल नहीं करता चाय पीने का, डिमांड पे इफेक्ट आ जाएगा। अगर हमारी इनकम में चेंज आ गया तो भी डिमांड में इफेक्ट आ सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किस टी का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क की प्राइस चेंज हो गई, मिल्क और टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन से गुड्स होते हैं भाई, सुनिएगा गौर से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ कंज्यूम होते हैं, जो हमेशा एक साथ कंज्यूम होते हैं, जिनकी हमेशा जॉइंट डिमांड होती है। तो अगर मिल्क की प्राइस बढ़ गई और टी की प्राइस नहीं चेंज हुई, मिल्क की प्राइस बढ़ गई, तो क्या टी की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब मिल्क एक्सपेंसिव हो जाएगा, लोग मिल्क की डिमांड कम कर देंगे, तो जाहिर है जब आप दूध कम खरीदोगे तो चाय भी कम बनेगी, चाय की डिमांड भी कम होगी। तो मिल्क की प्राइस चेंज होने से भी टी की डिमांड पे इफेक्ट आएगा, लेकिन ये टी की अपनी प्राइस नहीं चेंज हो रही, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी और टी का आपस में क्या रिलेशन है? दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं, दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, ऑल्टरनेटिव्स जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये नहीं तो ये कंज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूट्स। अगर कॉफ़ी की प्राइस चेंज होती है तो उससे भी हमारी टी की डिमांड पे इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे गुड्स हैं आपके। इसी तरीके से आप इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात कर सकते हो, वेदर कंडीशंस की बात कर सकते हो कि भाई गर्मियों के अगर समर सीज़न चल रहा है तो हो सकता है आपकी टी की डिमांड वो ना रहे, ठीक है ना। समर में आप अक्सर चाय की कंजम्पशन कम कर देते हैं, विंटर सीजन में बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे फैक्टर्स अदर देन प्राइस फैक्टर, बहुत सारे नॉन प्राइस फैक्टर भी हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो जल्दी से ये बात हमने समझ ली कि अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होगी तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर कोई नॉन प्राइस फैक्टर चेंज होता है, उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है, तो हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? चेंज इन डिमांड। अब एमसीक्यूज पे आने से पहले एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को कि इनमें कुछ टर्म्स हैं जिनमें आपको बड़ी एहतियात करनी है। क्या टर्म्स हैं? अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस बढ़ी और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि हमने कहा नेगेटिव रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे? इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि जब आप प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में आपको चेंज दिखाना होता है तो आप उसको ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं? ग्राफ में हमेशा हम प्राइस को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और क्वांटिटी डिमांड को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा कि भाई हमारा डिमांड कर्व कैसा बनता है, डिमांड कर्व हमें ये बताता है कि भाई डिमांड कर्व हमारा बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व हमें इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग बन के आ रहा है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है।
तो जब भी दो वेरिएबल्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है तो उसकी वजह से जो कर्व बन के आता है वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। अब हमने कहा कि इनिशियली ये कमोडिटी थी XYZ, जिसको जो भी आप एज्यूम कर लें, इसकी प्राइस इतनी थी, इसको मैं कह देती हूँ P1, और इस प्राइस पर कंज्यूमर इसकी इतने यूनिट्स डिमांड कर रहा था, इसको मैं Q1 कह देती हूँ। अब क्या हुआ कि इस कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, P1 से कम होकर P2 हो गई। P2 क्यों मैं बोल रही हूँ कम प्राइस है, क्योंकि आप हमेशा ओरिजिन से स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यूज़ की तरफ जाते हो, तो जितना ओरिजिन के पास आ रहे हो वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो जब इसकी प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर इसकी डिमांड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आपको डिमांड कर्व पे दिख रहा है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। ये कहलाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व। याद आ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले का पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है ना। तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट कर रहे हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। इसको ना आप इंक्रीज इन डिमांड कर्व बोलोगे ना राइज इन डिमांड कर्व बोलोगे, इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज होती है एक्सटेंशन की। जब भी आपसे एमसीक्यूज में एक्सटेंशन की टर्म यूज की जाए तो आप समझ जाइए कि कौन सा फैक्टर डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, उसकी अपनी प्राइस। और डिमांड कर्व पर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, क्योंकि प्राइस डिमांड कर्व पे आपकी प्राइस जो है वो एक्सिस पे प्लॉट हुई हुई है। तो जब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो आप अलोंग द सेम डिमांड कर्व मूवमेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो प्राइस कम होने की वजह से हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी, हम पहले से ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, तो डिमांड क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। इसके लिए हम क्या टर्म, सॉरी मैंने ऑपोजिट कर दिया और किसी ने मुझे करेक्ट भी नहीं करा, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे जो पहली टर्म हमने पहला जो केस यूज़ करा है वो इंक्रीज इन प्राइस का है। प्राइस बढ़ने की वजह से क्योंकि डिमांड कम हो रही है तो इसके लिए टर्म यूज़ होगी कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई है। और जब प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। मैंने जो इस वक्त केस आपके सामने ग्राफिकली शो करा है, ये एक्सटेंशन का केस है, जिसमें डिमांड क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये तो हो गया आपका प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आता है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल हमारी इनकम चेंज हो गई, ठीक है ना, हमारी इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और हम पहले से ज़्यादा वो चीज़ खरीदने के काबिल हो जाते हैं। तो इनकम बढ़ने से हम डिमांड क्या करते हैं, अपनी बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ नहीं करी है, डिमांड की टर्म यूज़ करी है। अब ग्राफिकली जब आप इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि यार इनकम तो प्लॉट ही नहीं हुई हुई है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जब आप डिमांड कर्व बनाते हो तो हमेशा प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपकी वर्टिकल एक्सिस पे आती है और क्वांटिटी डिमांड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब आपने कहा कि यार प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रही, प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रही। इनिशियली लेट्स सपोज अगर ये प्राइस थी और इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, तो अभी भी प्राइस यही है। हम कह रहे हैं लेट्स सपोज हम टी की एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई टी की हम मार्केट ले रहे हैं, पर टी की डिमांड इतनी है, टी की प्राइस इतनी है, टी की प्राइस नहीं चेंज हुई, लेकिन हमारी इनकम चेंज हो गई या कॉफ़ी एक्सपेंसिव हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि सेम प्राइस ऑफ टी पर टी की डिमांड बढ़ा दी। बात आ रही है समझ में? भाई प्लीज़ मुझे ज़रा साथ साथ इंटरेक्टिव रहिए ताकि मुझे समझ में आता रहे कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई ऐसा फैक्टर चेंज हो जो कि अदर फैक्टर हो, यानी टी की अपनी प्राइस चेंज नहीं हो रही, उसकी हमारी इनकम चेंज हो गई या टी का सब्स्टिट्यूट एक्सपेंसिव हो गया, तो तब भी हम क्या करेंगे, टी की डिमांड बढ़ा देंगे ना, लेकिन टी की प्राइस तो चेंज ही नहीं हुई है। तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे इस बात को कि टी की डिमांड बढ़ गई है? आप बोलेंगे सेम प्राइस पर टी की डिमांड Q1 से बढ़ के Q2 हो गई है।
अब ये जो पॉइंट आया है ये D1 पर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक न्यू डिमांड कर्व बनेगा। तो जब भी किसी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है तो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है, पूरे का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इंक्रीज या फिर राइज इन डिमांड। क्या इसके लिए हम एक्सटेंशन इन डिमांड की टर्म यूज कर सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। एक्सटेंशन की टर्म का हमेशा कब यूज करनी है, जब डिमांड किस क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही हो ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए हम इंक्रीज या फिर राइज की टर्म यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड कम हो रही है, अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड कम हो रही है तो आपका डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ऊपर वाली सिनेरियो में राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, अब आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे और इसके लिए क्या टर्म यूज होगी आपकी, डिक्रीज और फॉल इन डिमांड। मैं एडमिन से बोलूँगी कि ये जो नोटिंग है ये आप लोगों से शेयर कर दे, तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें। अगर आप लोग अभी साथ साथ कॉपी नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो कि MCQs पे जाने से पहले बताना ज़रूरी थी, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा भी है तो या तो बहुत टाइम हो गया होगा या फिर इतने उससे पढ़ा नहीं होगा, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें क्लियर नहीं होती। इसी वजह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बता दिए, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो जैसे जैसे हम MCQ सॉल्व करते जाएंगे वो साथ साथ मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊंगी। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? में इशू आ रहा है जब तक मैं शेयर कर रही हूँ, अगर किसी ने कोई बात ऐसी है जो पूछनी है तो पूछ लीजिए। जी जी कबीर, बिल्कुल, ये डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं, ये सारे अपलोड होंगे। ठीक है, ये सारे यूट्यूब पे अपलोड हैं। फर्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो गया। डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, मैंने ये बताया कि अगर डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। जी जी कबीर, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, एडमिन में मेरा नंबर भी आ रहा होगा, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब मैं वो शेयर कर दूँगी आपसे, लिंक वगैरह। बाकी ये कि एडमिन वैसे आपको टाइमली जो है ना वो चीज़ें अपलोड कर रहा है। तो बेसिकली अगर किसी चीज़ की अपनी प्राइस चेंज हो रही है, आप किसी भी कमोडिटी को उठा लो, फॉर एग्जांपल हमने अपनी एग्जांपल में टी की एग्जांपल ली, तो अगर टी की अपनी प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्वांटिटी डिमांड की, यानी ड्यू टू प्राइस फैक्टर जब डिमांड चेंज होगा तो उसके लिए हम क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ करेंगे। लेकिन हमने कहा कि प्राइस के अलावा भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, यानी कमोडिटी की अपनी प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज होने से हमारी डिमांड पे इफेक्ट आता है, जैसे टेस्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस। तो अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से, किसी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं चेंज इन डिमांड की। ये डिफरेंस है। और साकिब, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में भी ऐसे ही होगा, यही बात सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई पे भी अप्लाई होगी सेम, कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से चेंज आ रहा है सप्लाई में तो उसके लिए हम क्वांटिटी सप्लाई की टर्म यूज़ करेंगे, और किसी अदर फैक्टर की वजह से तो सप्लाई की टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लास्ट बात हैदर की, बस मैं क्वेश्चन को एड्रेस करके मैं MCQs पे आऊँगी। हैदर कह रहे हैं कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दें साइंस और आर्ट्स की। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखिए, लेट्स सपोज
आप जो है वो गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब आप जो है ना वो मैनुअल पढ़ रहे हैं उसका, जो है कि भाई गाड़ी कैसे चलाते हैं। सबसे पहले भाई आप बैठेंगे, आप जो है वो क्या कहते हैं हैंड ब्रेक नीचे करें, आप क्लच दबाएं, आप फर्स्ट गियर लगाएं, ठीक है ना। आप ये सारी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक तरीके से साइंस है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ लो कि आप थ्योरी डेवलप करिए आपने, और थ्योरी को जस्ट आप रीड आउट कर रहे हो। लेकिन जब आप उसको अप्लाई करोगे, आप बाकायदा गाड़ी में बैठोगे और ये सब काम करोगे और गाड़ी चलाओगे, तो बेसिकली ये आर्ट्स है। तो हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में दोनों एक्सपेक्ट पाए जाते हैं। इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी भी डेवलप करते हैं, ठीक है, जो कि दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन बता रही होती है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है, हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में रिलेशन बता रही है, ठीक है। ये रिलेशन कैसे डेवलप हुआ, हमने पहले ऑब्जर्व किया कि भाई जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है या जब भी किसी चीज़ पर सेल लगती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हमने पहले ऑब्जर्व करा, एनालिसिस करा, उसके बाद हमने एक थ्योरी डेवलप करी जो हमें इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही है। तो ये तो बिल्कुल साइंस जैसा है। और फिर हमने उस थ्योरी को सामने रखते हुए अपने डिसीजन मेकिंग भी करी, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करा। हमने जस्ट पढ़ा नहीं थ्योरी को, हमने उसको अप्लाई भी करा। इस वजह से हमने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स में ये दोनों एक्सपेक्ट पाए जाते हैं। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। चलें जी, सब मेरे साथ हैं। डेमो लेक्चर्स हैं ये सारे, तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि तक रजिस्टर्ड अभी अगर आप नहीं भी हैं तो एटलीस्ट डेमो लेक्चर्स आप लोग सब लें, ठीक है ना। चले जी, फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम सेट्रिस पेरिबस, द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड। किसी चीज़ की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, उतनी कम होगी। इनवर्स रिलेशन हमें बताता है। लेकिन हम ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा। और जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उसको लग रहा होगा कि भाई दोनों सेम ही तो बात है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई जब भी प्राइस फैक्टर चेंज होगा तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, क्वांटिटी डिमांड की। तो स्मॉलर इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड वेरीज। सेकंड भी इसी से बिल्कुल रिलेट करता है, आसान सा है। मुझे जल्दी से बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा। किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो वेरी करती है इनवर्सली विद इट्स प्राइस। ठीक है जी, आसान सा था। थर्ड, तो स्टार्टिंग के मैंने लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड ही रखें ताकि वो चीज़ आपकी बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो लॉ ऑफ डिमांड से कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो इन स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए और फिर बताइए कि भाई कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है। बी स्टेटमेंट करेक्ट है, एलिजा ने बोला, बिल्कुल ठीक है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सोडा कॉज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सोडा डिमांडेड। ठीक है जी। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनता है, इसके पीछे रीज़न है। हमने कहा कि भाई अभी आपने मिस बताया था कि भाई क्योंकि प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप बनता है। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, ये कहलाता है प्राइस इफेक्ट। सुनिएगा मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, ये कहलाता है प्राइस इफेक्ट कि भाई ड्यू टू प्राइस इफेक्ट डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। लेकिन इकोनॉमिस्ट इस प्राइस इफेक्ट को दो फर्दर टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कहते हैं किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ने की वजह से जो उसकी डिमांड कम होती है, जो इनवर्स रिलेशन है, उसके पीछे दो रीजंस हैं। उन्होंने प्राइस इफेक्ट को फर्दर कैटेगराइज करा इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब एट फर्स्ट ग्लांस हो सकता है आपको इस बात पे कंफ्यूजन हो कि यार ये इनकम इफेक्ट कहाँ से आ गया, हमने तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखे हुए थे। तो जब हम प्राइस के चेंज होने की वजह से उसका इफेक्ट डिमांड पे देख रहे हैं कि डिमांड के साथ क्यों इन्वर्स रिलेशन है, तो इसमें इनकम की बात कहाँ से आ गई। तो बेसिकली ये मनी इनकम नहीं है,
ये हम ये नहीं कह रहे कि हमारी जो है वो सैलरी बढ़ गई, हमारी वेजेस बढ़ गई, नहीं। हम कह रहे हैं जब भी किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हम उस चीज़ को कम अफोर्ड कर पाते हैं। तो परचेजिंग पावर का दूसरा नाम क्या है, रियल इनकम। रियल इनकम कम हो गई, यानी हम अब हमारी इनकम तो उतनी है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले भी 50,000 कमा रहे थे, अभी भी 50,000 कमा रहे हो, लेकिन क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं तो अब आप पहले से कम अफोर्ड कर पा रहे हो चीज़ों को, आपकी रियल इनकम कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है, जिसकी वजह से आप डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड कम हो जाती है उसकी एक रीज़न क्या है, इनकम इफेक्ट है, क्योंकि हमारी रियल इनकम कम हो जाती है, परचेजिंग पावर गिर जाती है। दूसरी रीज़न क्या है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, कंज्यूमर क्या करता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, उससे शिफ्ट कर जाता है किसी चीपर प्रोडक्ट पे। तो अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा मार्केट में तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस पर शिफ्ट कर जाएगा। तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होने के पीछे जो रीज़न है वो दो हैं। एक तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, इस वजह से आपने उसकी डिमांड कम कर दी। दूसरी हो सकता है आप उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट कर गए हो, इस वजह से उसकी डिमांड कम हो गई हो। तो याद रखना ये बात कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनता है, ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स, डिमांड कर्व पर जो हर पॉइंट है वो आपको क्या बता रहा होता है, पढ़िएगा जरा। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट होगा? A, very good. The highest price consumers are willing and able to pay for that particular unit of a good. अच्छा, शाहजेब के अलावा किसी और को आइडिया? अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको ये बात समझ में ना आई हो कि भाई कंज्यूमर कितनी हाईएस्ट प्राइस देना चाह रहा है फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ये डिमांड कर्व कैसे बता रहा है। तो यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, ये आपके नोट्स बनते जा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। और तभी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप खुद पढ़ने बैठोगे तो आप कॉन्सेप्ट खुद से समझने बैठोगे तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए, ठीक है ना, आपको यूट्यूब पे वीडियोस सर्च करनी पड़े। तो मैं साथ साथ क्या कर रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाती जा रही हूँ और उसके फिर एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो बेसिकली डिमांड कर्व का हम एक और नाम भी देते हैं, डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज, एक तो उसको हम कहते हैं विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे कर्व। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि डिमांड हमेशा सिर्फ वांट का नाम नहीं है कि आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडी खरीदूँ, ये तो आपकी ख्वाहिश है। विश होने के साथ साथ विलिंगनेस और एबिलिटी भी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो डिमांड कर्व को हम विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे कर्व भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट कर्व। मार्जिनल बेनिफिट कर्व, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। तो इसका मतलब क्या बना, एडिशनल बेनिफिट कर्व या मार्जिनल बेनिफिट कर्व। इसका मतलब ये कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यार एक थ्योरी है जैसे जिसका नाम दिया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने कहा कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है उस चीज़ को कंज्यूम करने से। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ को कंज्यूम करते जाएं और आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, इन टोटल तो बढ़ती जाएगी हो सकता है, लेकिन हो सकता है मार्जिनल वे में ना बढ़े। लेट्स सपोज, मैं आपको आसान सी एग्जांपल देती हूँ कि भाई लेट्स सपोज आपको बड़ी प्यास लगी है और आप जो है आपको कोई बोलता है कि भाई ये लो ये पानी का ग्लास, लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो उस फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर के लिए आपकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, आपको उसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। आप उस पहले ग्लास के लिए अपना मैक्सिमम पे करने को तैयार होगे, लेकिन जब आप वो पहला ग्लास पी लोगे तो आपकी
बहुत हद तक सेटिस्फेक्शन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। आप सेकंड ग्लास ऑफ वाटर के लिए उतना ज़्यादा पे करने को तैयार नहीं होगे। तो जैसे जैसे यानी फॉर एन एडिशनल यूनिट, हर एडिशनल यूनिट के लिए क्योंकि आपका बेनिफिट कम होता जा रहा है तो आपकी विलिंगनेस टू पे भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये एक और रीज़न है कि डिमांड कर्व आपका क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बेसिकली जो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप बनता है उसकी एक और रीज़न क्या है, उसके पीछे एक और लॉ है जो काम कर रहा होता है, वो लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, हर एडिशनल यूनिट के साथ साथ आपकी यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जब आपके पास कोई चीज़ बहुत कम होती है क्योंकि आपके लिए उसकी विलिंगनेस बहुत ज़्यादा होती है तो आप उसके लिए मैक्सिमम पे करने को तैयार होते हो। पर फॉर एन एडिशनल यूनिट, एक और एडिशनल यूनिट के लिए क्योंकि आपका बेनिफिट अब आपको पहले से कम है उस चीज़ से, तो अब आप उसके लिए जो मैक्सिमम पे करोगे वो पहले के मुकाबले में क्या करोगे, कम। तो हर पॉइंट आपको मैक्सिमम विलिंगनेस भी बता रहा है और साथ ही साथ ये विलिंगनेस आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है फॉर एन एडिशनल यूनिट। इस वजह से भी आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप बनता है। ठीक है ना। तो डिमांड कर्व के ये दो नाम हैं। तो आपसे दो तरीके से बात पूछी जा सकती है, या तो आप बोलेगा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों बन रहा है, या तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या अगर आपको ऑप्शन में देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है ना। चलिए जी आते हैं। तो ईच पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ गुड। ठीक है जी, आगे बढ़ रही हूं मैं। 6. The following are causes of shift in demand except the one। चलिए जी, ये आपके काम का MCQs आ गया। कह रहा है कि भाई ये जो 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये चारों के चारों डिमांड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो शिफ्ट नहीं करेगा। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करेगा। द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट द वन। एक के अलावा बाकी सारे शिफ्टिंग फैक्टर्स हैं। वो एक कौन सा है, बी, चेंज इन प्राइस। हमने कहा प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट इज अ गुड, ये तो बड़ा आसान है। अ सब्स्टिट्यूट इज अ गुड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको आप सब्स्टिट्यूट कहते हैं। चलें 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द डिमांड कर्व फॉर अ गुड टू शिफ्ट टू द राइट। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे इंक्रीज या फिर राइज इन डिमांड। उमर फारूक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसने शिफ्टिंग की बात करी है और प्राइस ऑफ द गुड के चेंज होने की वजह से शिफ्टिंग नहीं होती, मूवमेंट होती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड। तो वेरी गुड, अगर सब्स्टिट्यूट आपका एक्सपेंसिव हो जाता है, भाई बी कहने वाले, अभी अभी मैंने बता दिया आपको कि ऑप्शन बी जो है वो क्वांटिटी डिमांड को चेंज करने वाला फैक्टर है और उसकी वजह से मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग नहीं होती। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में ऊपर बताया था मैंने आपको ये बातें। तो शिफ्टिंग फैक्टर पूछ रहा है तो ऑप्शन बी तो निकल गया आप, ठीक है ना, वो तो करेक्ट नहीं हो सकता। अब डी कैसे करेक्ट है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट एक्सपेंसिव हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी महंगी हो गई तो लोग चाय पे आ जाएंगे, टी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग आप इस प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड विल कॉज डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द राइट। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी, 8 MCQ समझ में आ गया, आगे बढ़ें। अच्छा जी 9, मैंने कोशिश करी है कि हर एरिया कवर कर लूँ, ठीक है ना, ताकि कोई ऐसा एरिया ना रहे जो कि आपको क्लियर ना हो पाए। डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिवन गुड। हाँ भाई, किसी ने गिवन गुड का पहले नाम सुना हुआ है?
इससे पहले किसी ने गिफिन गुड का नाम सुना है? हाँ भाई, एलिजा कह रही है सुना हुआ है। गिफिन गुड एक ऐसा सिनेरियो है जो कि एक्सेप्शन कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड की। और ये एक्सेप्शन क्यों कहलाता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें कहते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। लेकिन गिफिन गुड एक ऐसा सिनेरियो है, बेसिकली गिफिन गुड कोई गुड का नाम नहीं है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये रिलेशन एक्सप्लेन करा और उनके नाम पर इसको गिफिन गुड कह दिया गया। गिफिन गुड एक ऐसा इन्फीरियर गुड है, एक ऐसा लो क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर उसकी डिमांड कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ा देता है। इसी वजह से ये एक्सेप्शन कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड की। अब ऐसा क्यों होता है? जो रॉबर्ट गिफन थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन करा था रिलेशन, उन्होंने कहा कि भाई एक जो बड़े गरीब लोग होते हैं ना, वेरी पुअर हाउस होल्ड, उनका रिलेशन क्या होता है कि वो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई किसी तरीके से अपनी भूख मिटानी है, पेट भरना है। टेस्ट उनका मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पेट भरना ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो ज़्यादातर वो चीज़ कंज्यूम करते हैं मंथली जो है ना, वो डेली बेसिस पर वो चीज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं जो कि सबसे सस्ती चीज़ होती है। अज्यूम करें कि एक बंदा है जो डेली बेसिस पर चावल कंज्यूम करता है और सबसे सस्ते चावल, अब आप वीट की एग्जांपल ले लो या राइस की एग्जांपल ले लो, सबसे लो क्वालिटी राइस वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि राइस एक्सपेंसिव हो जाता है। अब वो क्या करते हैं कि महीने में मुश्किल से वो 1 से 2 दफ़ा जो है ना वो मीट की कंजम्पशन कम कर पाता है, मुश्किल से भाई वो एक दिन महीने में 1 से 2 दफ़ा गोश्त खा पाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही गरीब है। अब क्या हुआ है कि दैट लो क्वालिटी राइस एंड मीट दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत इन्फीरियर गुड है और एक सुपीरियर गुड है, दोनों की प्राइस का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना, बड़ा फ़र्क है दोनों की प्राइस में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर राइस एक्सपेंसिव हो जाए, जिसको हम गिफिन गुड कह रहे हैं अपने सिनेरियो में, जो बड़ा इन्फीरियर गुड है, सस्ती चीज़, ठीक है ना, अगर राइस एक्सपेंसिव हो गया तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो 1 kg राइस की डिमांड कम करके उसकी जगह 1 kg मीट कंज्यूम करने लग जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों की प्राइस में बड़ा डिफरेंस है। तो क्या होता है, आप एक ऐसे बंदे को अपने जहन में रख के सोचें कि वो जो चीज़ बड़ी सस्ती थी, जो चीज़ वो मेजॉरिटी मंथली जो है वो कंज्यूम किया करता था डेली बेसिस पर, अगर वो एक्सपेंसिव हो जाएगी तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा यार 2 दिन गोश्त खाया करता था ना, अब 1 दिन खाऊंगा। हालांकि गोश्त तो महंगा नहीं हुआ, मीट की प्राइस अपनी जगह है, लेकिन अब क्योंकि उसको पेट तो भरना है ना, वो राइस की कंजम्पशन कम करके मीट की कंजम्पशन तो नहीं बढ़ा सकता, तो वो मजबूरन क्या करेगा? बोलेगा भाई 2 दिन की जगह पे 1 ही दिन कंज्यूम करो, जो कि हमारी इकोनॉमी में बड़ा कॉमन है। हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जो बहुत ही पहले बड़ी सस्ती चीज़ें हुआ करती थी, वेजिटेबल्स आपके, ठीक है ना, पल्सेस, ये सारे आपके क्या हुए हैं, ये सारी दालें वाले सब महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से जो लोग पहले मीट चिकन ये फिर भी कंज्यूम कर पाते थे, अब वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे, क्योंकि यही चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि इसी की कंजम्पशन ही वो मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यही सिनेरियो जो है वो गिफिन गुड हमें बताता है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ गिफिन गुड जो है वो आपका वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव रिलेशन आ जाता है कि भाई एक चीज़ महंगी हो रही है, उसकी डिमांड कम होने के बजाय ज़्यादा हो रही है। तो जब हम कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड भी बढ़ रही है, तो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप तो नहीं रहा, उसका स्लोप क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। इसी वजह से एक्सेप्शनल केस है। तो डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिफिन गुड इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, फिर वो नेगेटिवली स्लोप नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन ही नहीं रहा हमारे पास, ठीक है ना। इसको अगर वो स्टूडेंट जिनको अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में, कोशिश कीजिएगा उसको फिर गिफिन गुड को मज़ीद जो है वो क्लास के बाद रीड करें। अच्छा जी, 10th MCQ, a demand curve show the relationship between the quantity demand for a commodity over a given time and demand curve, जो हम डिमांड कर्व बना रहे हैं एलिजा, क्योंकि राइस की प्राइस बढ़ने की वजह से अगर वो राइस की डिमांड नहीं बढ़ाएगा, किसी चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? कंजम्पशन तो करनी है ना भाई उसको। तो उसने क्या किया कि भाई राइस की प्राइस बढ़ने की वजह से उसने अब बोला कि भाई अब मैं पहले फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 28 दिन राइस की कंजम्पशन किया करता था, 2 दिन मुश्किल से गोश्त खाया करता था। अब राइस की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि अब मेरा ये पैटर्न नहीं रह सकता, तो अब मैं क्या करूँगा कि वो जो 2 दिन उनमें से 1 दिन मीट की कंजम्पशन कम करके उस दिन भी राइस की कंजम्पशन करूँगा।
ठीक है, तो डिमांड कर्व हमें कौन सी दो चीज़ों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बताता है, बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड कर्व में हमने ये दो चीज़ें का जब भी हम डिमांड कर्व पे मूवमेंट करते हैं तो क्या चेंज हो रहा होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसकी डिमांड। हाँ जी, क्विकली आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ डिमांड शेड्यूल इज ड्रॉन अप, डिमांड शेड्यूल नॉर्मली जो है वो आपको जो शेड्यूल फॉर्म में आप डिमांड दिखा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, हम कह रहे हैं प्राइस कम हो रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो जब हम ये डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड कमोडिटीज़ में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। तो डिमांड कर्व के अंदर जो आपने प्राइस ली हुई है वो किसी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री की नहीं ली हुई, उसकी अपनी प्राइस ली हुई है जिसकी डिमांड पे आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और ये वर्टिकल एक्सिस हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी आपने उसमें इनकम प्लॉट कर लिया, कभी आपने उस पर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस प्लॉट कर ली। तो जब हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कांस्टेंट नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ अ गुड ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपको दिख रहा है डिमांड शेड्यूल में चेंज हो रही है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन डज नॉट कन्फर टू द लॉ ऑफ डिमांड, इसमें से कौन सी ऐसी अजम्पशन है जो कि लॉ ऑफ डिमांड में हम नहीं लेते। लॉ ऑफ डिमांड में क्या अजम्पशन ली थी हमने, सेट्रस पैरिबस की, याद है ना भाई सबको। सेट्रस पैरिबस का क्या मतलब था, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा, कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपको दिख रहा है जो वो कह रहा है कि भाई जिसकी प्राइस स्टेबल नहीं है, जो चेंज हो रहा है, वो आपकी लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन नहीं होगी। तो आपको पहले में तो कह रहे हैं इनकम चेंज नहीं होगी, ये तो अजम्पशन है। सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस चेंज नहीं होगी, ये भी अजम्पशन है। द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर अनस्टेबल, नहीं भाई अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो ये आपकी अजम्पशन नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि रिलेटेड गुड की प्राइस क्या रहनी चाहिए, स्टेबल। स्टेबल का मतलब कि सेम रहे, अनचेंज रहे, चेंज ना हो, ठीक हो गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़े। ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट वुड लीड टू अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू, अगर मार्केट में बायर्स की तादाद बढ़ जाएगी तो उससे डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा। सबसे पहले तो सोचें कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। राइट पर शिफ्ट होगा, वेरी गुड। जाहिर है भाई किसी चीज़ को ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो जाहिर है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जब बढ़ती है तो डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होता है। साथ ही साथ अपने पास रिकॉल करते जाएं कि जब डिमांड बढ़ती है किसी अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर है ना कि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए और इसकी वजह से डिमांड का शिफ्ट हो रहा है, तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, इंक्रीज या फिर राइज इन डिमांड की। ये मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बात दिमाग में बैठ जाए। चलिए जी, पीपल बाय मोर ऑफ गुड वन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड टू राइजेस। बड़े आराम से किसी भी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री दो प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल को रखते हुए सोचिएगा कि अगर गुड टू की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग गुड वन की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो ये गुड वन और गुड टू का आपस में क्या रिलेशन है। गुड वन एक्सपेंसिव होने की वजह से अगर लोग गुड टू की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सॉरी गुड टू के एक्सपेंसिव होने की वजह से अगर लोग गुड वन की डिमांड ज़्यादा करें, इट मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट गुड, कि जब एक चीज़ एक्सपेंसिव हुई तो लोगों ने दूसरे की डिमांड बढ़ा दी। वेरी गुड। 15, अ कॉम्प्लीमेंट इज अ गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो कि यूज्ड इन कंजक्शन विद अनदर गुड, ठीक है क्या, जिनकी जॉइंट डिमांड होगी, एक साथ जिनको हम कंज्यूम कर रहे होंगे। 16, सपोज द डिमांड फॉर गुड Z goes up when the price of good Y goes down, we can say that good Z and good Y are, again हमेशा इन MCQs पे डायरेक्ट आंसर कंक्लूजन पे नहीं जाइएगा, कभी भी हमेशा आपने कोई एग्जाम्पल सोचनी है। क्या बोल रही हूँ भाई मैं,
हमेशा कोई एग्जाम्पल सोचनी है, फिर उसके बाद जवाब देना है। अगर गुड वाई की प्राइस कम हो गई है और दे आर सब्सिट्यूट्स, तो लोगों को तो गुड वाई को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए था, क्योंकि गुड वाई सस्ता हो गया है। लोग गुड जेड की डिमांड क्यों बढ़ा रहे हैं? गुड वाई सस्ते होने की वजह से अगर आप कहते हैं दे आर सब्सिट्यूट गुड, तो लोगों को तो गुड वाई की डिमांड बढ़ानी चाहिए थी। गुड वाई सस्ता हुआ है लेकिन लोग गुड जेड की डिमांड बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि लोगों ने जब उसकी डिमांड बढ़ाई तो गुड जेड की भी डिमांड बढ़ गई, दोनों हम एक साथ यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि कभी भी इन एमसीक्यूज़ पे डायरेक्ट कंक्लूजन पे मत जाइएगा, हमेशा पहले सोचिएगा अच्छे से। 17 बहुत आसान है, ये भी एक अदर फैक्टर आपको दिख रहा है कि भाई पीपल कम टू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ अ गैलन ऑफ गैसोलीन विल राइज नेक्स्ट वीक। एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि भाई गैसोलीन की प्राइस नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका डिमांड पे? लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक बढ़ जाएगी, तो क्या अभी डिमांड पे कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। टुडेज डिमांड फॉर गैसोलीन इंक्रीजेस, ठीक है। ये तो एक ऐसा फैक्टर है कि भाई जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिखता है कि जब लोगों को ये खबर मिलती है कि भाई 12 बजे के बाद या कल से प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो लोग आज से डिमांड बढ़ा देते हैं। आपको दिखता है पेट्रोल पंप्स वगैरह पे लाइनें लग जाती हैं, ठीक है ना, अभी बढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन की बेस पर लोगों ने आज डिमांड बढ़ा दी है अपनी कि भाई आज लो प्राइस पर जो है ना वो परचेज कर लो। 18 इंफीरियर गुड्स आर दोज फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज। याद रखिएगा कि इनकम के साथ जब हम डिमांड का रिलेशन देखते हैं तो हम कमोडिटीज़ की नेचर देखेंगे कि आया वो नॉर्मल गुड्स हैं या फिर वो इन्फीरियर गुड्स हैं। नॉर्मल और इन्फीरियर गुड का ताल्लुक किसके साथ होगा? हमेशा इनकम के साथ। नॉर्मल और इन्फीरियर गुड का ताल्लुक हमेशा इनकम के साथ होता है। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जिनका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और इनको नॉर्मल गुड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, हम इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट कर रहे होते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं कि भाई उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि इनकम बढ़ने से परचेसिंग पावर बढ़ जाती है तो हम उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो जिन गुड्स का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि इनकम बढ़ी हमने डिमांड बढ़ा दी, इनकम कम हुई हमने डिमांड कम कर दी, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकम बढ़ने की वजह से हमने किसी चीज़ की डिमांड कम कर दी है तो वो गुड्स कौन से कहलाएंगे? इन्फीरियर। लेट्स सपोज भाई पहले जब भी आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते थे तो आप इकोनॉमी क्लास से जाते थे, लेट्स सपोज। लेकिन जब से आपकी इनकम लेवल इम्प्रूव हुआ है, अब आपने इकोनॉमी क्लास छोड़ दी है, उसकी डिमांड आपने कम कर दी है, अब आप बिजनेस क्लास से ट्रैवलिंग करते हैं। तो इकोनॉमी क्लास किसकी एग्जाम्पल हुई? इन्फीरियर। एक इन्फीरियर सर्विस थी ना आपके लिए वो। इसी तरीके से आप कोई सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, आपको दिखता है भाई आलू वाले ने 2 किस्म के आलू रखे हुए हैं, एक थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का है, वो सस्ता होगा, तो क्या उन्हें कोई नहीं ख़रीद रहा होता? बहुत लोग ख़रीदते हैं। तो जिनकी इनकम कम है वो ऐसे गुड्स ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है वो ऐसी चीज़ें कम ख़रीद रहे हैं क्योंकि वो बेहतर क्वालिटी पे जाएंगे। तो इन्फीरियर गुड्स का इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन है, जबकि नॉर्मल गुड्स में इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। तो नॉर्मल गुड्स एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन कंजम्पशन व्हेन रियल इनकम इंक्रीज। नॉर्मल गुड्स जो हैं वो अपनी कंजम्पशन में उनको इंक्रीज देखेगा जब रियल इनकम बढ़ेगी तो, ठीक है ना। 20 अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। इसका जल्दी से बताइएगा क्योंकि ये वही पुरानी बात है, जल्दी बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ें। प्राइस ऑफ अ गुड के चेंज होने की वजह से क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्विकली क्विकली क्विकली। कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो रही है ना, तो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होगी या मूवमेंट होगी? 18 मिस करा है हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 18 चलें, वो समझ तो लिया आपने। इनकम कम होने से जिनकी डिमांड बढ़ी होगी वो इन्फीरियर गुड्स होंगे, ठीक है।
सी कह रहे हैं आप लोग। शिफ्ट्स द गुड डिमांड कर्व, यार कितनी दफ़ा बताऊं मैं तुम लोगों को, अभी बताया था कि जब भी कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होती है तो प्राइस प्लॉट हुई हुई है, प्राइस के चेंज होने की वजह से सेम डिमांड कर्व पर मूवमेंट होगी, इधर डाउनवर्ड और अपवर्ड, शिफ्टिंग नहीं होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, डज नॉट शिफ्ट द गुड्स डिमांड कर्व बट डज कॉज अ मूवमेंट अलोंग इट। बिठा लो भाई अपने दिमाग में ये बात। 21, a decrease in quantity demand caused by an increase in price is represented by। तो भाई जल्दी से ग्राफ बना के देख लो। वो कह रहा है अगर पहले प्राइस लेट्स सपोज इतनी थी, अब प्राइस बढ़ गई है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है ना, तो मूवमेंट किस तरफ हो रही है, अपवर्ड हो रही है मूवमेंट अप एंड टू द लेफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व, है ना। ए ऑप्शन होना चाहिए या बी ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन है ना, मूवमेंट अप एंड टू द लेफ्ट ऑफ द अलोंग द डिमांड कर्व। तो ये तो बना के देख लें क्विकली, ठीक है, बना के देखा करें ग्राफ, जितना ज़्यादा ये डिमांड कर्व बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है जी। 22 क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, असल खेल ही यही होता है एमसीक्यूज में कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएं कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। What effect is working when the price of a good falls and consumer tend to buy it instead of other goods। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको बताएगी कि ये कौन से इफेक्ट की बात कर रहा है, कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई है और कंज्यूमर ने उसकी डिमांड बढ़ा दी है, दूसरी कमोडिटीज़ को छोड़ के कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ ना कि दूसरी चीज़ों को छोड़ के कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरी चीज़ों से। अच्छा जी 23, इफ़ द डिमांड फॉर कॉफ़ी डिक्रीजेज एज इनकम डिक्रीजेज, अगर इनकम कम होने से हमने कॉफ़ी की डिमांड कम कर दी है तो कॉफ़ी कौन सा गुड हुआ, हमने ए और सी में से सोचना है, क्योंकि हम इनकम के साथ डिमांड का रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो क्या कॉफ़ी नॉर्मल गुड कहलाएगा या इन्फीरियर गुड, इनकम कम हो रही है, हमने कॉफ़ी की डिमांड भी कम कर दी, क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट और इनवर्स, रिलेशन कौन सा आ रहा है भाई जुल्फ़िकार, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है या इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इनकम कम हुई डिमांड भी कम हो गई, इनकम कम हुई डिमांड भी कम हो गई, डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना। तो डायरेक्ट रिलेशन नॉर्मल गुड्स में होता है, जब आपकी इनकम कम होती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है ना, तो आप डिमांड कम करते हो चीज़ों की। इन्फीरियर गुड की डिमांड तो इनकम कम होने से बढ़ जाती है, आप इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा डिमांड करोगे जब आपकी इनकम कम होगी तो, क्योंकि वो सस्ती चीज़ें हैं, ठीक है। 24, इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय, ये भी आपने क्विकली बताना है, इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय, टर्म क्या यूज हुई है, टर्म क्या यूज हुई है, इंक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड की टर्म नहीं यूज हुई, इंक्रीज इन डिमांड की टर्म यूज हुई है, तो क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड की टर्म हमेशा जब यूज होती है जब कोई अदर फैक्टर चेंज हो रहा हो। 25, मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज, मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो समझो, एक थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक कबीर कोई इशू नहीं है, ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता थी कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनमें नेटवर्क इश्यूज़ हैं, ये सब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इंशाल्लाह 4 से 5 घंटे के टाइमिंग के अंदर अंदर जो है वो यूट्यूब पे इसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो आप जो है वो वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रॉपर देख लीजिएगा। तो इसमें आप बिल्कुल वो ना करो, आई नो कि ये इश्यूज़ आएंगे बहुत सारी जगहों पर, इसी वजह से हमने रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी रखी हुई है, ठीक है। तो किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिमांड। और अगर हम कहते हैं डिमांड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स की कलेक्टिव डिमांड, नहीं भाई एग्रीगेट डिमांड नहीं, क्योंकि हम सारी कमोडिटीज़ की, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं डिमांड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स बट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी एक कमोडिटी के लिए सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड, कलेक्टिव डिमांड, उस कमोडिटी की क्या कहलाती है? मार्केट डिमांड। हम कहते हैं ना भी फलां चीज़ की कितनी मार्केट है, यानी टोटल डिमांड कितनी एग्जिस्ट कर रही है भाई उसकी मार्केट में। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट मार्केट डिमांड से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो माइक्रो में नहीं आता, वो मैक्रो में आता है। एग्रीगेट डिमांड में हम बात करते हैं टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, पूरी इकॉनमी में टोटल डिमांड कितनी है। हम पूरी इकॉनमी की टोटल डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी एक कमोडिटी की कलेक्टिव डिमांड मार्केट डिमांड कहलाती है। अब असल बात पर आए, ग्राफिकली मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है? हम कहते हैं भाई पर्सन ए का ये डिमांड कर्व है, पर्सन बी का ये डिमांड कर्व है। अब फॉर लेट्स सपोज जब प्राइस 1 थी तो जो पर्सन ए है वो 5 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, और जब प्राइस 1 थी तो जो पर्सन बी है वो 6 यूनिट डिमांड कर रहा था। तो जब आप बोलेंगे कि इन दोनों की टोटल डिमांड कितनी है, तो आप बोलोगे जब प्राइस 1 है तो इन दोनों की मार्केट डिमांड, इस कमोडिटी की मार्केट डिमांड 1 प्राइस पर कितनी होगी? हाँ भाई कितनी होगी? जल्दी से बता दो भाई। हैं? ये कौन सी कैलकुलेशन चल रही है भाई? पर्सन ए ने 5 यूनिट्स डिमांड करे, पर्सन बी ने 6 यूनिट डिमांड करे, तो भाई मार्केट डिमांड यानी टोटल डिमांड, दोनों की टोटल डिमांड कितनी हुई? आप ऐड करोगे, समीशन हॉरिजॉन्टल समीशन होगा। हॉरिजॉन्टल समीशन क्योंकि क्वांटिटी डिमांड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट है ना, आप समीशन करोगे, आप बोलोगे 5 + 6 टोटल डिमांड कितनी हुई? 11 यूनिट्स की। तो ये आपने क्या किया है? मार्केट डिमांड आपके पास कैसे आई? हॉरिजॉन्टल समीशन करके आपने हर इंडिविजुअल की डिमांड को हॉरिजॉन्टली एडअप करा तो आपके पास मार्केट डिमांड आई। तो एमसीक्यू क्या कह रहा है? मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी। इंडिविजुअल डिमांड्स कर्व में जब आप हॉरिजॉन्टल समीशन करेंगे तो आपके पास मार्केट डिमांड आएगी। 26 क्विकली बताइएगा, आसान है। If price of tea falls, which one of the following outcome would be expected? वेरी गुड, एलिजा ने सही जवाब दिया है कि टी की प्राइस कम होने की वजह से क्या एक्सपेक्टेड है कि लोग कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि टी सस्ती हो गई तो लोग टी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। 27 भी आसान है। व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ बायर्स आर एक्सपेक्टिंग हायर प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर? ऑलरेडी इस केस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर नियर फ्यूचर में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इसी का ऑपोजिट भी है, अगर आपको पता चलता है किसी चीज़ पर सेल लगने वाली है तो आज उसकी डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे, जब सेल लगेगी तब खरीदूंगा। सही होता है ना। 28 विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द डिमांड कर्व? इनमें से कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो डिमांड कर्व पर, अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द डिमांड कर्व कौन से 2 फैक्टर्स हैं इनमें से जो कांस्टेंट रहेंगे? बी एंड डी। वेरी गुड, क्योंकि ये अदर फैक्टर्स हैं।
क्योंकि ये अदर फैक्टर्स हैं। अलोंग द डिमांड कर्व से दो फैक्टर्स चेंज होते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अलोंग द डिमांड कर्व से दो फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बाकी सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे क्योंकि आपने अजम्पशन ली हुई है सेट्रस पेरेबस की। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो ये तो बड़ा आसान सा है, हमने जो अभी तक फैक्टर्स पढ़े उनमें से कौन सा फैक्टर, इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है इनमें से जो आपको लगता है डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगा। ये डिमांड को डिटरमिन करने वाला फैक्टर नहीं है, ये कोई किसी और सप्लाई को हो सकता है इफेक्ट करे पर डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो कौन सा फैक्टर इसमें से आपको ऐसा लग रहा है जो डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड, द प्राइस ऑफ द इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड। क्योंकि कंज्यूमर कभी भी प्रोडक्शन नहीं करता, वो डिमांड करता है, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, सप्लाई नहीं करेगा। तो ये फैक्टर सप्लायर को इफेक्ट करेगा, बायर को नहीं करेगा। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, अगेन एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट्स भी आते जा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट आ गया, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड किसे कहते हैं और डिराइव डिमांड किसे कहते हैं? डिराइव की टर्म हमेशा कब यूज़ होती है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से डिराइव हुई भी हो, निकली हुई हो, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ा दी कंज्यूमर ने। लेट्स सपोज मार्केट में डिमांड फॉर फर्नीचर इंक्रीज हो गई है। अब ये डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, ये किसकी तरफ से आ रही है? कंज्यूमर साइड से आ रही है। कंज्यूमर कह रहा है भाई फर्नीचर की ज़्यादा चाहिए, डिमांड बढ़ गई है फॉर वट एवर रीज़न। जब प्रोड्यूसर को पता चलेगा कि फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? फर्नीचर बनाना। और फर्नीचर बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। तो प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू मेक मोर फर्नीचर, इन ऑर्डर टू मीट डिमांड, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या करेगा? बढ़ा देगा। बोलेगा भैया मुझे पहले से ज़्यादा लेबर चाहिए, मुझे पहले से ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, मुझे फैक्टर्स पहले से ज़्यादा चाहिए क्योंकि कंज्यूमर ने ज़्यादा फर्नीचर की डिमांड कर दी है। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी, ये किस वजह से बढ़ी? क्योंकि फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड डिराइव हुई है फर्नीचर की डिमांड से, किसी और डिमांड से। इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? डिराइव डिमांड। और ये हमेशा किसकी तरफ से आएगी? प्रोड्यूसर साइड से। क्योंकि हम कंज्यूमर तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड नहीं करेंगे ना, हम कुछ प्रोडक्शन थोड़ी करते हैं, तो हम लेबर की डिमांड क्यों करेंगे? कैपिटल की डिमांड क्यों करेंगे? ठीक है। तो डिमांड फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिराइव डिमांड। तो डिराइव डिमांड क्यों कह रहे हैं? ये किसी और डिमांड की वजह से डिराइव हुई हुई है, किसी और डिमांड के बढ़ने की वजह से ये डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से हम इसको डिराइव डिमांड कह रहे हैं। अच्छा जी, 31 डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू, क्या टर्म यूज हुई है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म यूज हुई है, तो कौन सा फैक्टर चेंज होगा? जल्दी बताइएगा भाई। कॉन्ट्रैक्शन की टर्म यूज हुई है तो कौन सा फैक्टर चेंज होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्शन की टर्म यूज़ करते हैं। अब देखो वो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड नहीं कह रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का अपनी टर्म आपको खुद बता रही है। यानी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मिस फिर डिमांड की टर्म यूज़ हुई है, तो बहन भाई दोनों कॉन्ट्रैक्ट की टर्म वो आपको यूज़ करके बता रहे हैं ना कि ये मूवमेंट की बात है, ये प्राइस फैक्टर चेंज हो रहा है, ये कोई नॉन प्राइस फैक्टर नहीं है। बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन बी होता जुल्फ़िकार आबिद तो वो यहाँ पे बोलता डिमांड फॉल्स ड्यू टू, या वो बोलता डिमांड डिक्रीज ड्यू टू। तो उसमें तो सारे अदर फैक्टर्स हो सकते थे, इनकम कम हो जाए या सब्सिट्यूट की प्राइस इनकम हो जाए, अदर फैक्टर्स कोई से भी हो सकते थे जो डिमांड कर को शिफ्ट करते, उसके लिए हम फॉल की टर्म या डिक्रीज़ की टर्म यूज़ करते। तो ऊपर मैंने लिखवा दिया था कि
कॉन्ट्रैक्ट की टर्म हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड की टर्म हमेशा जब यूज़ होती है जब कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो रही हो। 32, जब हमने डिमांड साइड क्विकली कंप्लीट करनी है ताकि हम सप्लाई साइड पे आ सकें। 32 कह रहे हैं इफ़ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड एक्स, चलें 32 छोड़ दें, 32 अभी नहीं कर सकते, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये सप्लाई से रिलेटेड है तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। 33 पे आ जाएं। इफ़ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, अगर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और आप क्या टर्म यूज़ करेंगे, डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बिल्कुल वही वाली बात है जो अभी आपने ऊपर करी थी। ठीक है। 34, एक्स एंड वाई बोथ आर सब्स्टिट्यूट, सिलेक्ट एनी टू करेक्ट स्टेटमेंट। अक्सर ये बड़ी कंफ्यूज कर देती हैं, तो भाई ये भी सब्स्टिट्यूट्स का हम रिलेशन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या कौन से गुड्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। शाहनवाज 33 के अंदर जो हमने बात करी है वो हम ऑलरेडी इस क्लास के स्टार्ट में मैं आपको लिखवा चुकी हूँ नोट्स में, कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से एसोसिएट कर दी गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड की टर्म जब भी यूज़ होगी तो हमेशा वो जब यूज़ होगी जब डिमांड को कौन इफेक्ट कर रहा होगा, उसकी अपनी प्राइस, और जब किसी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो उसके लिए हम इंक्रीज, राइज या फिर डिक्रीज और फॉल की टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई। अगर एक्स सस्ता हो रहा है तो लोग वाई की डिमांड क्यों बढ़ा रहे हैं, एक्स सस्ता होगा तो लोग एक्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे ना, तो वाई की डिमांड तो कम होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट भाई, आंखें खोलो, दे आर सब्स्टिट्यूट्स। ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड सी, दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी एंड सी। एक्स सस्ता होगा, लोग एक्स ज़्यादा खरीदेंगे, वाई की डिमांड कम कर देंगे। एक्स महंगा होगा, लोग एक्स की डिमांड कम करेंगे, वाई की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई, आगे बढ़ें। जिनके बीच में कॉन्सेप्ट मिस हुए हैं वो उनको मैं अभी आज जो हमने नोटिंग करी है वो मैं एडमिन से बोलूँगी वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दें, ताकि उनको आप अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लो और उसके बाद दोबारा एमसीक्यूज़ पे आना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, 35 सप्लाई पर आ गए। तो लॉ ऑफ सप्लाई, सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई पे तो बात कर लें ना हम ज़रा। बैठना है तो बैठ जाओ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बताता है। कौन से दो वेरिएबल्स, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। नाउ यू आर प्रोड्यूसर, अब आप बायर नहीं हैं, अब आप प्रोड्यूसर हैं, सप्लायर हैं। तो जब आपको अपनी कमोडिटी की ज़्यादा प्राइस मिलेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहोगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें कहता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन अगेन अजम्पशन ली हुई है हमने इसमें, क्या अजम्पशन ली है, सेट्रस पेरिबस, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बाकी सारी बातें वही अप्लाई होंगी कि क्वांटिटी सप्लाई की टर्म कब यूज़ करनी है, सप्लाई की टर्म कब यूज़ करनी है, वो सारी बातें वही हैं। और जहाँ तक डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात है वो जैसे जैसे हम आगे एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे मैं आपको साथ साथ उस सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स बताती जाऊँगी। 35 एमसीक्यू कह रहा है कि द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड इज़, टर्म क्या यूज़ हुई है, क्वांटिटी सप्लाई की। कौन सा फैक्टर चेंज होगा, किसका रिलेशन आप बता रहे होगे, प्राइस फैक्टर का। तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड इज द अमाउंट दैट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग
टू सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। क्वांटिटी सप्लाई में क्या बताती है? क्वांटिटी सप्लाई में बता रही होती है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है वो कितनी अमाउंट सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करना चाह रहा है वो आपको क्वांटिटी सप्लाई से पता चलेगा। 36 पे बाद में आएंगे, पहले 37 पे आ जाते हैं। 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लॉ ऑफ सप्लाई से कंसिस्टेंट दिख रहा है आपको? हाँ जी, 37 का कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एज द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर राइज द सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर इंक्रीज। फिर तुम लोगों ने ख्याल नहीं रखा, प्राइस के चेंज होने की वजह से हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई की टर्म यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। एज द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर राइज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर इंक्रीजेज सेट्रस वेरिएबल्स। आई नो जिनका जो फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियसली जो है अभी उनको प्रॉब्लम होगी, इतनी जल्दी जो है ना वो कवर करना मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप जब इसलिए बार बार हम सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज एक जैसे, ताकि वो चीज़ अच्छे से जो है ना वो क्लियर हो जाए। 36 पे जुल्फ़िकार अभी आएंगे। 36 फैक्ट शिफ्टिंग था इसलिए मैंने अभी आपको छोड़ दिया था। चलें 36 पर आ जाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट, कह रहे इनमें से सारे फैक्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के हैं एक्सेप्ट वन, एक के अलावा बाकी सारे सप्लाई को डिटर्मिन करेंगे, और वो है इनकम लेवल। क्योंकि इनकम लेवल किसको इफेक्ट करता है? डिमांड को। इनकम चेंज होगी तो डिमांड पे इफेक्ट आएगा, ना कि सप्लाई पे। चलिए जी 38 एटलीस्ट कोशिश करते हैं 40 तक तो सॉल्व कर लें। मैंने 50 MCQs प्रिपेयर किए थे आज की क्लास के लिए, लेकिन ऑब्वियसली हम कॉन्सेप्ट भी क्योंकि साथ साथ क्लियर कर रहे हैं अपने, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और फाउंडेशन बनाना इम्पॉर्टेंट है। 38 द प्राइस ऑफ कंप्यूटर चिप्स, बहुत एहतियात से पढ़िएगा, मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा। द प्राइस ऑफ कंप्यूटर चिप्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स हैज़ फॉलन। पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के अंदर जो कंप्यूटर चिप्स यूज़ होती हैं उनकी प्राइस क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका इफ़ेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स पे क्या आएगा? हाँ जी, ऑप्शन बी मैं समझी नहीं कि ऑप्शन बी मतलब कंप्यूटर्स बनाने में आप कंप्यूटर चिप्स यूज़ कर रहे हैं, वो सस्ती हो गई है, तो आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा? डी। अच्छा, अब जो लोग डी पे आए हैं, क्या पर्सनल कंप्यूटर की अपनी प्राइस चेंज हुई है? पर्सनल कंप्यूटर की अपनी प्राइस चेंज हुई है जिसकी वजह से आपने सप्लाई बढ़ा दी है। भाई अगर मैं कहती कि पर्सनल कंप्यूटर की प्राइस मार्केट में बढ़ गई है जिसकी वजह से सप्लायर ने, सप्लाई इनकरेज हुआ है ना कि भाई अब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो उसने सप्लाई बढ़ा दी है, तो हम ऑप्शन डी पे जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या टर्म यूज़ हुई है? क्वांटिटी सप्लाई की। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर यूज़ हुआ है ना, प्राइस ऑफ कंप्यूटर चिप्स, ये क्या है? ये कमोडिटी की अपनी प्राइस नहीं है, बल्कि ये है प्राइस ऑफ इनपुट्स,
किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको इनपुट्स चाहिए होते हैं ना भाई। आपको अगर लेबर चाहिए ना, अगर लेबर की वेजेस कम हो गई हैं, बट अगर इनपुट्स कम होंगे तो प्राइस भी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिक्रीज होगी। आप एक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको बनाने पे एक कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जहाँ से आप वो चीज़ ख़रीद रहे थे, फॉर वट एवर रीज़न वो चीज़ अब सस्ती मिल रही है आपको, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ा, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा सप्लाई करना चाहोगे या नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स आपकी तरह जो यहाँ तक चले जाते हैं कि प्राइस पे भी इफेक्ट आएगा, प्रोड्यूसर प्राइस चेंज करे या ना करे ये उस पर डिपेंड करता है। जैसा आपने बोला कि अब जैसे कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ी ना उसकी। बिल्कुल सप्लाई बढ़ी। तो अच्छा, हाँ, सी होगा, सही। जी अली हैदर, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड इन प्रोडक्शन जो है वो उसकी बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन है, उस पर हम आएंगे। ये एक फैक्टर है प्राइस ऑफ इनपुट। देखो, दो फैक्टर हमने अभी तक डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में पढ़े। क्विकली लिखवा रही हूँ, हमारे पास टाइम से 2 मिनट्स रह गए हैं। अगर इसमें कंप्यूटर की प्राइस होगी तो फिर ये वाला ऑप्शन। बिल्कुल, पहला फैक्टर तो हुआ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी की अपनी प्राइस, उसकी वजह से सप्लाई पे इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा फैक्टर जो अभी हमने पढ़ा वो है प्राइस ऑफ इनपुट्स। अगर इनपुट्स सस्ते हो जाएंगे तो आपका फ़ायदा है, आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। इनपुट्स महंगे हो जाएंगे, रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे तो आपका नुकसान है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट जब भी बढ़ेगी आपकी, आप अपनी सप्लाई कम कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा, 39 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट हो रहा है। वो कह रहा है इफ़ अ प्रोड्यूसर कैन यूज़ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ईदर गुड ए और गुड बी। अगर सेम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए प्रोड्यूसर गुड ए और गुड बी दोनों बना सकता है, देन ए एंड बी आर, ये डेफिनेशन है आपकी सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन की। आपको लग रहा होगा ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए कि सेम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम दो चीज़ें बना रहे हैं, पर नहीं, ये किसकी डेफिनेशन है, सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन की। आपको मिसाल देती हूँ, एक फैक्ट्री है जो दो चीज़ें बना रही है, लेडीज़ हैंडबैग और स्कूल बैग्स। दोनों को बनाने के लिए उसको सेम रिसोर्सेज चाहिए, सेम लेबर चाहिए होगा। तो अगर ऐसी चीज़ें जिनको बनाने के लिए आपको सेम रिसोर्सेज, सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन। आप सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन बना रहे हैं जिनको बनाने के लिए सेम रिसोर्सेज चाहिए। पर अगर आप कहते हो डेफिनेशन के अंदर, ये सब डेफिनेशंस मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, कि आप कहते हो कि यार ऐसी चीज़ें हैं जो सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से बन रही हैं, डेफिनेशन चेंज हो गई, सेम रिसोर्सेज से नहीं हो रही, सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से बनकर दो चीज़ें निकल रही हैं। लेट्स सपोज अगर आपको मीट मिलता है तो लेदर भी मिलेगा, सेम प्रोडक्शन प्रोसेस है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि मीट मिले पर लेदर ना मिले। अगर आप दूध बन रहा है तो दूध के साथ बाकी आपकी कितनी चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है ना, योगर्ट भी आपको मिल रहा है, बहुत सारी आपकी चीज़ें मिल रही हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रोडक्शन की एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन में हमने क्या बोला, ऐसी दो चीज़ें जो कि सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बन रही हैं, सेम प्रोसेस से नहीं बन रही। यानी ऐसा नहीं कि एक बनाया तो दूसरा आपको खुद ही मिल जाएगा, नहीं। लेडीज़ हैंड बैग बनाए तो उसी से स्कूल बैग नहीं बन जाएंगे, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है ये जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है, तो उस वक्त हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन जहन में रखिएगा। आज हमने 39 तक करा है, ये मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम आगे जो है वो अपनी चीज़ें लेकर चलेंगे, ठीक हो गया जी। चलें, क्लास एंड कर रही हूँ मैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।